तो आज देखने वाले हैं टोकन्स। टोकन्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ बर्थडे का होता है, यहाँ देखते क्या लिखा है यहाँ पे, दे आर क्रिप्टो करेंसीज विच डू नॉट हैव देयर ओन नेटिव ब्लॉकचेन। अब इस पर क्या मतलब होता है, ठीक है। जिसे हमें पता है जो हमारे पास अदर क्रिप्टो करेंसीज थे, ठीक है, और जैसे कि हमारे पास था BTC, बिटकॉइन, या फिर हमारे पास अदर ऑल्ट कॉइन थे, ठीक है। अब ये जो होते थे क्रिप्टो करेंसीज, इनको ऑपरेट करने के लिए नहीं ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो टोकन्स हमारे होते हैं उनके पास खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता है। मोस्टली जो मेरे होते हैं कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसी, उनके पास अपना एक नेटिव ब्लॉकचेन होता है, पर टोकन्स के पास नहीं होता। तो टोकन जो में ये टोकन्स होता है, ठीक है, ये टोकन क्या करते हैं, इन ब्लॉकचेन के ऊपर इन्हें क्रिएट किया जाता है। कैसे? सेट ऑफ कोड लिखा होता है, ठीक है, ब्लॉकचेन के अंदर। अगर हमें टोकन क्रिएट करना है तो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमने पूरा डिटेल में इसको कवर किया हुआ है हमारी इस प्लेलिस्ट में, प्लीज चाहिए और उसे चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं हमारा, बेसिकली हमारा कुछ सेट ऑफ कोड होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ कोड होते हैं जो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से हम इन टोकन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखे द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ टोकन्स आर इथेरियम, रिपल और कार्डानो। तो इस ब्लॉकचेन का सबसे बेहतर एग्जांपल है इथेरियम। जो इथेरियम का ब्लॉकचेन होता है वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल होता है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इस ब्लॉकचेन के अंदर जो मेरे डेवलपर्स होंगे वो कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखकर इन टोकन्स को क्रिएट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप टोकन ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को डेवलप कर सकते हो, जैसे कि डी एप्स होता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। इस पार्ट को मैं इस डी एप को मैं डिटेल में कवर किया हुआ है हमारी इस प्लेलिस्ट में, प्लीज आइए चेकआउट कीजिए आप। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टोकन्स विल ऑपरेट ऑन टॉप ऑफ द नेटिव ब्लॉकचेन्स टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तुमने वो चीज पढ़ा अभी, तो अगला पॉइंट क्या लिखा है, टोकन्स विल ऑपरेट ऑन टॉप ऑफ द नेटिव ब्लॉकचेन्स टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसे क्या बताया मैंने, जो ब्लॉकचेन होगा, ठीक है, हमारा ब्लॉकचेन है वाला, तो जो डेवलपर्स होंगे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के हमारा टोकन्स क्रिएट करते हैं या फिर डीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो टोकन्स होते हैं बेसिकली हमारा ब्लॉकचेन पे निर्भर करता है, और वो प्रोवाइड कैसे होता है, इथेरियम ब्लॉकचेन प्रोवाइड करता है इन्हें। अगला क्या है हमारे पास, टोकन प्रोवाइड अ वे not only to define a protocol, tokens provide a way not only to define a protocol but to fund the operating expenses required to host it as a service। अब इस पॉइंट का क्या मतलब होता है समस्या में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम टोकन का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो हम एज ए क्रिप्टो करेंसी ही नहीं, उसका जो यूसेज है वो काफी वाइड है, काफी वाइड यूसेज है। मतलब कहने का मतलब ये है, अभी समझो हमारे पास ये नोड है, ठीक है, ये नोड मेरा ऑपरेट करेगा नेटवर्क के अंदर। अब नेटवर्क के अंदर जब ट्रांजेक्शन्स आते हैं तो ये नोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो जो ये नोड होता है, जो मेरा यूजर होगा, ठीक है, ये काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन नेटवर्क, जब ये यूजर मेरा ट्रांजेक्शन नेटवर्क के अंदर सेंड करता है और ये नोड जब इस
ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं तो इस यूजर को कुछ फी पे करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन फी। ठीक है, और ये जो ट्रांजेक्शन फी होता है इस नेटवर्क के अंदर वो टोकन के फॉर्म में भी हो सकता है। और ये जो टोकन होता है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वाले पार्ट का, जैसे अगर हम इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है, ठीक है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं गैस टोकन का। ये गैस टोकन में कुछ और नहीं बल्कि एक ट्रांजेक्शन फी है जो हम नोड्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वैलिडेशन के लिए। जो आगे लिखा गया, tokens can represent any asset that are tradable from commodities to loyalty points, even other cryptocurrencies। तो ये टोकन्स होगा, ठीक है, उसका जो यूसेज है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं होगा, वो बेसिकली काफी अलग अलग फील्ड के अंदर अपना यूसेज क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर हमें कमोडिटीज का एक्सचेंज करना हो तब भी हम टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई लॉयल्टी पॉइंट होती है। लॉयल्टी पॉइंट्स मतलब होता है कि हम नेटवर्क से गेन करते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर को इस्तेमाल करते ही हैं, तो इसकी जो अदर फील्ड ऑफ जो इसका यूसेज है हो सकता है कमोडिटीज का एक्सचेंज का, और कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज कहाँ पर हो सकता है, जैसे अगर हमें डिसेंट्रलाइज ई कॉमर्स क्रिएट किया हो, ठीक है, वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस पार्ट का। तो ये लिखा हुआ है टोकन के बारे में। तो आगे हम देखने वाले हैं क्या, जो हमारे टोकन है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है 2 टाइप्स के अंदर। वो 2 टाइप कौन से हैं जो हमारे टोकन है, ठीक है, उसमें लिखा है वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। तो पार्ट कौन से है, पहला मेरे पास है क्या, यूटिलिटी टोकन्स हम कहते हैं। दूसरा मेरे पास है क्या, सिक्योरिटी टोकन्स। देखते हैं हम क्या होता है हमारी टोकन्स। तो दे ऑफर ए टोकन होल्डर द राइट टू यूज प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो हमारा होता है यूटिलिटी टोकन्स, ठीक है, जो मेरा यूटिलिटी टोकन्स है उसका इस्तेमाल हम जो हमारा जैसे कि जो हमारा यूटिलिटी टोकन होता है इसको हम किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। समझने वाली पार्ट का क्या मतलब होता है कि इस टोकन की हेल्प से आप किसी सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा अभी जो AI एप्लीकेशंस होते हैं वो आपको कुछ टोकन्स प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ कॉइन्स प्रोवाइड करते हैं उनकी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब जब तक ये टोकन या कॉइन आपके पास रहता है तब तक ही आप इन सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, वो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आपको आगे यूज करना है तो इसी तरह ये यूटिलिटी टोकन भी काम करता है। तो भी यहाँ समझो मैं अगला जो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, यूटिलिटी टोकन्स कैन बी रिडीम्ड इन फ्यूचर्स टू एक्सेस अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं कि किसी एप्लीकेशंस के अंदर जो टोकन्स होते हैं हम इसको फ्यूचर्स के अंदर भी रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उस सर्विस या प्रोडक्ट का एक्सेस ले पाए। They are free of restrictions as they are not built to function as an investment। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं यूटिलिटी टोकन्स ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ठीक है। द टोकन होल्डर माइट possess certain voting right within the ecosystem। तो वाला पॉइंट क्या कह रहा है, अभी समझिए हमारा नेटवर्क है, ठीक है, बेसिकली नेटवर्क है हमारा ये, और कौन सा नेटवर्क है, ये हमारा है परमिशन नेटवर्क। परमिशन नेटवर्क मतलब होता है कि ना प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है।
अब इस नेटवर्क के अंदर जो कि मेरे नोड्स होंगे वो जो भी नोड होंगे वो जो उनकी आइडेंटिटी होगी वो इस नेटवर्क में पता होती है, उसके बाद ही वो इस नेटवर्क के पार्ट बन पाते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट अभी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हमारे पास पीओसी कंसेंसस मैकेनिज्म है, तो वहाँ पे हमारे पास हमें क्या चुनना पड़ता है, हमें नोड को वैलिडेटर चुनना पड़ता है। ठीक है, वैलिडेटर का जो काम होता है बेसिकली जो ब्लॉक आता है फिर उसमें ट्रांजेक्शन ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हमें वैलिडेट करना पड़ता है। ठीक है, तब जो इसके अंदर पार्ट है तो इसमें क्या होता है, इसको कुछ अमाउंट ऑफ स्टे करना पड़ता है। बट जो हमारा राफ्ट एल्गोरिदम है, राफ्ट के अंदर हमें वोटिंग करनी पड़ती है, वोटिंग कास्ट करनी पड़ती है। तो वोटिंग कास्ट करने के लिए हमें टोकन्स मिलते हैं कि अगर आप इतने अमाउंट ऑफ टोकन्स अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका जो वोट है इस पर्टिकुलर लीडर के पास जाएगा। इससे हमारा राफ्ट काम करता है। तो राफ्ट का जो डिटेल में वीडियो बना के रखा है हमने, प्लीज हमारा प्लीज चेकआउट कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगला पॉइंट, nonetheless the tokens holder will not have any decision power. The token holder will not have any decisioning power in the directions that an organization can move. तो इस पार्ट का मतलब होता है, जब मैं समझा राफ्ट की एल्गोरिथम से कि हमें राफ्ट के एल्गोरिथम के अंदर हमारे नेटवर्क के लिए एक लीडर चुनना पड़ता है। ठीक है, लीडर को हम वोटिंग से चुनते हैं और वोटिंग के बाद जो हमारा लीडर होगा वो सारे डिसीजन मेक करेगा, डिसीजन मेक करता है। तो जो वोटिंग करते हैं, ठीक है, उन्हें हम फॉलोअर्स कहते हैं। फॉलोअर्स के पास जो टोकन होता है वो कोई भी डिसीजन मेक नहीं कर पाते, बल्कि डिसीजन को फॉलो करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे बताया हुआ है वाले पॉइंट के अंदर। देखते हैं कि हमारे जो यूटिलिटी टोकन्स है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। पहला होता है सर्विस को एक्सेस करने के लिए, जैसा हमने देखा था एग्जाम्पल का एआई का। अगर आपको वहाँ पे कोई भी सर्विस अगर आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है, तो वो कुछ टोकन्स प्रोवाइड करते हैं आपको और उस टोकन की हेल्प से उस एआई की सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो। जब टोकन खत्म हो जाएगा तो आप इन सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे हम सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं इन टोकन की हेल्प से। तो क्या लिखा है यहाँ पे, दे ग्रांट यूजर एक्सेस टू स्पेसिफिक सर्विसेज और फंक्शनैलिटीज। आपको उसको कुछ सर्विस से आप कुछ फंक्शनैलिटी होगी एआई की, उसको आप इस टोकन की हेल्प से इस्तेमाल कर सकते हो। सच इज यहाँ पे एग्जाम्पल एक और बताया हुआ हमारे पास क्या, फाइल कॉइन। तो फाइल कॉइन हमारा एक एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, उसका इस्तेमाल करके हम स्टोरेज में ऐड करते हैं। और फिर हम बताया क्या बैट के बारे में। तो बैट इन सेंस हमारा होता है, ये हमारा होता है बेसिक अटेंशन टोकन्स। ये हमारा वेब जो ब्राउजर है इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करता है, जो भी क्रिएटर होते हैं उनको ऐड का कुछ परसेंटेज पे करने के लिए एज अ टोकन। अगले मेरे पास क्या है, ट्रांजेक्शन फैसिलिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, हम टोकन की हेल्प से ट्रांजेक्शन में हेल्प कैसे करते हैं। तो जब भी जो ट्रांजेक्शन हमारे नेटवर्क के अंदर आता है, ठीक है, तो जो यूजर होगा जिसने इसे इनिशियलाइज किया हुआ ट्रांजेक्शन को, उसके बाद जो नेटवर्क में आता है जो मेरे नोट्स होंगे जो उसको वैलिडेट करके ऐड कर देंगे ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है, तब क्या होता है, जो यूजर होगा बेसिकली इस ट्रांजेक्शन के साथ साथ कुछ फी भी इन्हें देना पड़ता है नोड को। तो ये फी होता है कौन से फॉर्म में होता है, ये टोकन्स के फॉर्म में होता है। मैं यहाँ पे लिखा है
The tokens serve as a medium of exchange for transactions, allowing users to pay for services, transaction fees, or participate in platform activities. और हमारे पास क्या लिखा है, incentivizing participation. So now the incentive user engagement by rewarding contributions. तो हम क्या कर देते हैं, अगर जो टोकन्स इन नोड को मिल रहा है, ठीक है, अगर सपोज हम एक काइंड ऑफ इन्हें इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर सपोज दैट इन नोड्स ने ज़्यादा मेडिसिन प्रोवाइड किया होगा तो हम उन्हें उस फी के साथ साथ कुछ टोकन्स भी अवेल करा सकते हैं, नहीं, जिससे क्या होगा, उनका मोटिवेशन बना रहेगा। और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, हम गेमिंग के अंदर और वर्चुअल इकोनॉमिक के अंदर। और वर्चुअल इकोनॉमिक क्या होता है, वर्चुअल इकोनॉमिक हमारा कुछ नहीं, बस हमारा जैसे कि हमारे पास AI सर्विस का एग्जाम्पल देखा था, अगर आपको सर्विसेज की अवेल करनी है टोकन खत्म होने के बाद तो बेसिकली आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। तो ये हमारा होता है वर्चुअल इकोनॉमिक, क्योंकि हम AI की सर्विसेज इस्तेमाल करें जो कि सॉफ्टवेयर है, तो जो उसके अंदर हम पे करते हैं सब्सक्रिप्शन, उसको वर्चुअल इकोनॉमिक कहते हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग। या फिर अगर आपको एयरवेयर अगर आपने सुना होगा तो उसके अंदर जो भी सर्विसेज होती है तो उसके पे करने के लिए हमें वर्चुअल इकोनॉमिक कहते हैं ऐसे। वर्चुअल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज वर्चुअली खरीद रहे हो तो उसे कहते हैं वर्चुअल इकोनॉमिक्स। तो हमें देखना क्या है कि जो हमारे टोकन्स हैं ये बनते कैसे हैं, जो हमारे यूटिलिटी टोकन्स है वो बनते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनका पर्पस डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर हमें कोई टोकन क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें उनका पर्पस, उसका पर्पस क्या बनाने के टोकन का, वो हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फंक्शन और प्रॉब्लम द यूटिलिटी टोकन्स विल एड्रेस विद इन इट इकोसिस्टम। तो पर्पस का है क्या है, इसका मोटिव क्या है इस टोकन को क्रिएट करने का। अगर आप जान जाते हो कि हाँ कि आपका पर्पस क्या है, तब उसका अगला स्टेप क्या है, तो हमें चूज करना पड़ता है क्या, एक ब्लॉकचेन। तो हमें एक सूटेबल ब्लॉकचेन चूज करना पड़ता है जिसके ऊपर हम इस टोकन को क्रिएट कर सकें। आफ्टर अगर आपको पर्पस समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लॉकचेन को चूज करते हैं और इस ब्लॉकचेन के ऊपर ही टोकन को हम क्रिएट करते हैं। तो जो ये स्टैंडर्ड, मतलब टोकन बनाने के कुछ स्टैंडर्ड होता है कि अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करते हो तो जाके हमारा टोकन से वो बन पाता है। तो उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ERC-20, ठीक है। ERC-20 कुछ है नहीं, बस हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब इन अगर टोकन को क्रिएट करना है तो इन स्टैंडर्ड को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप कोई भी फूड इंडस्ट्री में देखते हो, अगर आपको फूड को प्रोसेस करना है तो कुछ क्वालिटीज होती होंगी कि आपको इतनी मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग आप इस फूड को मार्केट में सेल कर सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड होता है, तो वो यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ है। हालांकि हमारे पास डिजाइन टोकन स्पेसिफिकेशन, आपने पर्पस डिफाइन कर लिया, फिर ब्लॉकचेन उसका जान लिया, फिर आपको बताना पड़ेगा उसकी स्पेसिफिकेशन कि आप इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। Determine the essential attribute like other token name, symbol, total supply and decimal places, कि ये कहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं, कैसे इस्तेमाल होने वाले, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसे आपको बताना पड़ता है। तो ये सब आप बेसिकली इसको बता सकते हो कहाँ पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। स्पेसिफिकेशन जो होती है हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। एरिया पॉइंट लिखा है, फिर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमें उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाना पड़ेगा, फिर टेस्ट करना पड़ेगा। That defines token rule and functionality. This is typically done using programming language like Solidity for Ethereum. तो ऑफकोर्स अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा कोड फॉर्मेट में होता है तो उस कोड फॉर्मेट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज है उसका नाम है Solidity, ठीक है। इस Solidity का इस्तेमाल करके हम कोड लिखते हैं और उस कोड को जो लिखा हुआ पार्ट है उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम स्पेसिफाई कर देते हैं इस पार्ट को। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था। पहला हमारा टोकन को बनाना पड़ता है, तो हमें प्रपोज करना पड़ेगा, फिर उसको हमें ब्लॉकचेन को चूज करना पड़ेगा, फिर इसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई करने के बाद हमें ब्लॉकचेन
लिखना पड़ेगा। उसके बाद टोकन मिंटिंग, इससे क्या होता है टोकन मिंटिंग का, वो समझते हैं। टोकन मिंटिंग to deploy smart contract on chosen blockchain which creates the token according to parameters set in the contract. अगला मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब ये टोकन हमने बना लिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और distribute tokens through methods such as initial coin offering, token generation event और airdrop to investors users within the ecosystem। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से कर सकते हैं? पहले हमारे पास है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, फिर हमारे पास है एयर ड्रॉप, ठीक है। उसका हमारे पास है क्या, टोकन जनरेशन इवेंट। इनकी हेल्प से हम टोकन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सारे क्या है हमारे बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के अब यूसेज है, जिसको हमने डिटेल में कवर किया हुआ हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, प्लीज आइए इसको विजिट कीजिए। अब देखने वाले क्या, सिक्योरिटी टोकन्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, दे रिफर टू एज सिक्योरिटी टोकन्स दैट एनेबल टोकन होल्डर टू पर्टिकुलरली शेयर और इक्विटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पढ़ने क्या मतलब है, तो सिक्योरिटी टोकन हमारा, ठीक है, तो इसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज तो यहाँ पे हमारा किसी यूजर ने किसी स्टॉक की इक्विटी को बाय किया, ठीक है। बाय करने के बाद जिस इक्विटी का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में बेसिकली क्या होगा, ओनरशिप होगा, ये मिलता है किसको, यूजर को मिलता है। और जब यूजर के पास ये सर्टिफिकेट होगा तो ये शो करता है ये यूजर है मेरा, ये मेरा इस स्टॉक का ओनर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिफर टू एज इक्विटी टोकन्स दैट इनेबल अ टोकन होल्डर टू पर्टिकुलरली शेयर और इक्विटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टोकन की हेल्प से वो इन स्टॉक को आराम से बाय कर सकता है या फिर सेल कर सकता है। और जो ये बाय और सेल वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये काफी सिक्योरिटी रिलेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो काफी सिक्योर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी रेगुलेटरी से बहुत सारी ध्यान देना पड़ता है। जो अगला पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि सिक्योरिटी टोकन्स आर viewed as investment opportunities as they represent the percentage of ownership of an organization such as voting right and decision making। कि तो बाय हमने बात कर लिया इसका स्टॉक मार्केट के बारे में, जहाँ पे यूजर हमारा बाय करा इक्विटी को, ठीक है। हम चाहे तो इसी पार्ट को हम वोटिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वोटिंग के साथ साथ हम कहीं पे भी अपना डिसीजन मेकिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ओनरशिप के लिए भी बाय कर सकते हैं हम इससे, किसी भी एसेट्स के अंदर अपना पेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लिखा है कि सिक्योरिटी टोकन्स आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हमें पता है जो सिक्योरिटी टोकन वाला पार्ट है, ठीक है, ये काफी ट्रांजेक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट को लेके बात करता है। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। अभी जो सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है ये कुछ रेगुलेटरीज या डिसीजन से बनती है। तो ये जो रेगुलेटरीज होती हैं ये काफी स्ट्रिक्ट होती हैं इस सिक्योरिटी टोकन्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।